सानया है गुल प्लाज़ा। दरअसल कुछ इदारों की मुजरमाना गफलत है। बिल्कुल ये कहने में कोई यार नहीं कि इमारत में आग से बचाव के लिए नाकाफ़ी इंतज़ामात थे। इमरजेंसी इखराज के रास्तों की अदम दस्तयाबी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या प्लाज़ा को फायर सेफ्टी क्लियरेंस हासिल थी या नहीं, इस पर भी एक सवाल जन्म लेता है। अजीब सा मजाक के लैटर से आग लगा दी गई, इस रिपोर्ट को भी ये सवाल, ये रीज़न जो है मुतनाज़िया बनाता है। ऐसे सानेहात अब बार बार दोहराए जाते हैं। अवाम मुतालबा करते हैं कि इन वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात क्यों नहीं होती, क्यों हक़ाइक़ को आवाम के सामने नहीं लाया जाता और क्यों ज़िम्मेदार अफराद को कानून के कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता। ये महज एक सानेहा नहीं है, ये हमारे शहरी निज़ाम, हिफाजती ज़वाबित और हुकूमती निगरानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। जब तक अवामी जानों को अवलियत नहीं दी जाएगी, कानून पर सख्ती से अमल नहीं किया जाएगा, ऐसे वाक़ये रोनुमा होते रहेंगे। मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है तो माफ कर देना। सिंध हुकूमत ने तो एक हिमाकत की एक इंतहा कर दी, ये कह कर के किसी बच्चे ने लाइटर से पूरी मार्केट को जो नजर आतिश कर दिया। लेकिन पहली नाअहली हमारे पास क्या आ रही है? पहली नाअहली आ रही है कि हमारे पास जो फायर फाइटर है वेल इक्विप नहीं है, उसके पास आग बुझाने का सामान ही नहीं है। दूसरी नाअहली क्या आ रही है? उसको ये पता ही नहीं है कि हमें कौन सी आग पे क्या चीज़ डालनी है। तीसरा और सबसे अहम बुनियादी नुकता ये है कि आप देखें छत पे खड़ी हुई गाड़ियाँ बच गई हैं, मेज़ानीन के लोग नहीं बचे। अच्छा, ये आपने देखे कॉर्नर की बिल्डिंग है, एक कोने पे आग लगी होगी ना, बीच में आग लगी होगी ना, तो कैसे नहीं हो सका कि लोग दरवाज़ा तोड़ दें, खिड़कियां तोड़ दें और नीचे कूद जाए? हाइड्रेंट बंद था, पानी नहीं था, बाद में पानी आया, वो आके खाली खड़े हो गए। यहाँ सारा मसला ये आ रहा है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कहीं पे कोई आग लग जाए तो हम क्या करेंगे। हमारे पास रेस्क्यू इस चीज़ का नाम है कि हम बाद में लाशें निकाल लें। फायर फाइटिंग की चीज़ का नाम है 5 दिन में आग खुद ही बुझ जाए, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत मशहूर केस था बल्दिया फैक्ट्री की आग। जी, आग लगी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वो रकम आज तक सिंध हुकूमत दबा कर बैठी हुई है, 1 रुपया उसने उनके मुतासरीन को नहीं दिया। 17 जनवरी रात के 10:20 अचानक ब्रेकिंग न्यूज़, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और फिर ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैलती चली गई और लोग भागते चले गए गुल प्लाज़ा की तरफ। साना है गुल प्लाज़ा, एमएच जिन्ना रोड, मुल्क का कराची का मसरूफ़ तरीन रोड। अचानक लाखों लोगों की भीड़ लग गई और आग के शोले देखकर वो एक अजीब व हैरान व परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी आग है जो इतनी तेज़ी से भड़कती जा रही है। ये फायर ब्रिगेड कहाँ हैं, ये उनको रेस्क्यू कहाँ हैं, बाकी इदारे कहाँ हैं, कुछ किसी को समझ नहीं आ रही थी। वहाँ के दुकानदार और आवाम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उस आग की शिद्दत को कम की जाए, मगर वो शिद्दत थी कि बढ़ती चली जा रही थी और आखिर में वो 79 जानें लेकर बुझी। वहाँ पर किसी माँ का लाडला था, किसी बाप की जवान उम्मीद थी, किसी बहन का प्यारा था, किसी बीवी का शौहर था, और अब वहाँ सिर्फ आहें हैं, कराहटें हैं, तकलीफ़ है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या हुआ और अब क्या होगा। तो हमने आज सोचा कि वैसे तो इस मौजू पे इतने ज़्यादा लोगों ने अपने प्रोग्राम किए हैं और सब ने अपनी, हम ये तो नहीं कहेंगे मगर बहरहाल एक लफ्ज़ होता है दुकानदारी चमकाई है झूठ या सच से, मगर अब आज हमने अपने दरमियान में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि सिर्फ़ अपने सच की वजह से हमेशा मशहूर रहा, मारूफ़ रहा और लोगों में मकबूल रहा। इस शख्स की पीछे एक तवील दास्तान है जिसमें
ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की भी ऐसे वाक़यात शामिल हैं जो इनको मारूफ़ करने में ममनो माविन साबित हुए। और फिर सबसे बड़ी बात, जब अफ़गान वार में एक ही सहाफ़ी था जिसकी आवाज़ तोड़ा बोरा से गूंजती थी और पूरी दुनिया उसकी आवाज़ को सुनती थी और उसकी बातों पर यकीन करती थी, आज वो हमारे दरमियान एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। हम उन्हें अपने प्रोग्राम पसे पर्दा में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जनाब मसूद अनवर साहब, द न्यूज़ के साबिक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। तो जनाब, बात फिर आती है, अब वापस हम अपने मौजू पे आते हैं कि आप तो एक बहुत ही आला पैमाने के एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। तो आपने जिस तरह से CIA की स्टोरी ब्रेक की थी, जिस तरह से आपने दूसरी स्टोरियां ब्रेक की, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो गुल प्लाज़ा का वाक़या, जिसे लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि सिर्फ आतिशजदगी है, कोई कह रहा है कि ये तखरीब कारी है, और मतलब सिंध हुकूमत ने तो एक हिमाकत की एक इंतहा कर दी, ये कह कर के किसी बच्चे ने लाइटर से पूरी मार्केट को जो नज़र आतिश कर दिया। तो आप की क्या इसमें आपकी राय है? खुर्शीद, हम इन तमाम इल्ज़ामात को देखने से पहले वाक़यात को देख लें। ये आपके सामने इम्पोर्टेड रखा हुआ है पौधा, इसको आप माचिस से जला के देखिए कितनी देर में आग भड़कती है और कितनी देर तक भड़क जाती है। सबसे अहम बात यह है कि सारी जितनी भी हलाकतें कहें, शहादतें कहें, वो मेज़ानाइन फ्लोर पे हुई हैं। मेज़ानाइन फ्लोर कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। अब एक दुकान में अगर आग भड़कती है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ग्रे एरियाज़ में आग भड़कती है, तो एक दुकान में भड़केगी ना, एक फ्लोर पे भड़केगी ना, ये एकदम से पूरे उसको लपेट में नहीं ले लेगा। तो मेज़ानीन में जो लोग थे, तो मैं हैरान हो रहा हूँ कुछ चीज़ों पर कि आसपास के लोग भी सीढ़ी लगा के शीशा तोड़ के उनको नीचे उतार सकते थे, गद्दे बिछा देते, कहते कि छलांग लगा दो। अब हम नाहली देखना शुरू करते हैं। अभी हम इसको छोड़ देते हैं कि ये किस दौर में तामीर हुई, इसका मालिक कौन है, इसको किसने जो है ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, कैसे दे दिया। ये तो कराची में हम देख ही रहे, सिस्टम चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, अरसे से चल रहा है। यानी आप पैसा दीजिए, काम करा लीजिए, ये इसका हिस्सा बिल्कुल आखिर तक जाता है, इसलिए कोई इसको रोकने वाला भी नहीं है, कोई टोकने वाला भी नहीं। हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम कराची में रहते हैं जहाँ की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है। ये एक सनती इलाका है। सनती इलाके का मतलब है कि हमारी फायर ब्रिगेड को हर तरह से इक्विप होना चाहिए। बदकिस्मती अब हम देखते हैं, वक्त पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, लेट पहुंची। पहुंचने के बाद भी उसके पास पानी नहीं है, उसके पास वो चीज़ नहीं है जिससे वो आग को बुझाए। जैसे ही एक तो ये आग आम आग नहीं है, ये कुछ ऐसी आग है जो हर तरह को जला के रख देती है। हम सब जानते हैं, इसी शहर के रहने वाले हैं, कि जब एक पुराने ज़माने में गाड़ियों को आग लगा करती थी, बचता कुछ नहीं था, आप उसको बुझा नहीं सकते थे, इसलिए वो केमिकल की आग होती थी, गन पाउडर की आग होती थी। हमें नहीं मालूम यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन पहली नाअहली हमारे पास क्या आ रही है? पहली नाअहली आ रही है कि हमारे पास जो फायर फाइटर है वेल इक्विप नहीं है, उसके पास आग बुझाने का सामान ही नहीं है। दूसरी नाअहली क्या आ रही है? उसको ये पता ही नहीं है कि हमें कौन सी आग पे क्या चीज़ डालनी है। तीसरी नाअहली ये आ रही है कि उसको यही नहीं पता कि हमें फायर फाइटिंग किस तरह करनी है। पहली बात यह है कि पुराने ज़माने में जब यहाँ पर MQM का उरूज था, तो MQM ने तमाम सरकारी इदारों में जो जहाँ उनका जोर चल सकता था, लोग भर्ती कराए थे, और वो लोग सारे के सारे सिर्फ सेक्टर में या कहीं और पे जिम्मेदारियाँ संजाम देते थे, तनख्वाह यहाँ से लेते थे। MQM के जाने के बाद जो हुकूमतें आई, उन्होंने भी यही काम किया। यहाँ पे हमारा जो फायर फाइटर है, आप उसको ऑडिट करें, उसको देखें, क्या उसको आग बुझाना आता है, क्या उसकी साल में कितनी ड्रिल होती है, किस किस्म की आग को बुझाने के लिए कोई ड्रिल नहीं होती। जब आप आग पे केमिकल की कोई आग हो, उस पर पानी डालेंगे तो पानी नहीं बुझाता, बल्कि वो भाप बन के उड़ता है। ये जो भाप होती है, स्टीम होती है, ये आग से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ज़्यादा झुलसा देती है। लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहोश हुए, उससे अब स्टीम चिकन विकन लेके देखें ना, स्टीम से क्या होता है, बोटी जो है हड्डी से अलग हो जाती है। वो यहाँ पर हुआ। सबसे पहली बात यह है कि मालूम करना चाहिए, इसको कोई नहीं मालूम कर रहा कि वो कौन ज़िम्मेदार है जिसने हमारी जो फायर
फाइटर्स हैं या जो हमारा फायर ब्रिगेड का अमला है उसको इक्विपमेंट नहीं दिए, पैसे खा गए। पहली बात सबसे। दूसरी बात ये कि ये देखना चाहिए कि उन्होंने सही तरह से आग क्यों नहीं बुझाई। तीसरा और सबसे अहम बुनियादी नुकता ये है कि आप देखें छत पे खड़ी हुई गाड़ियाँ बच गई हैं, मेज़ानीन के लोग नहीं बचे। अच्छा, ये आपने देखे कॉर्नर की बिल्डिंग है, एक कोने पे आग लगी होगी ना, बीच में आग लगी होगी ना, तो कैसे नहीं हो सका कि लोग दरवाज़ा तोड़ दें, खिड़कियाँ तोड़ दें और नीचे कूद जाए। या कम से कम खिड़की तोड़ने का ये फ़ायदा होता है, ऑक्सीजन तो आती है ना उनको, बेहोश तो नहीं होते ना वो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि इसके लिए जुडिशल कमीशन बना दिया है। जुडिशल कमीशन क्या करेगा? जुडिशल कमीशन कैसे कर सकता है? वो आएगा, लोगों के बयान नोट करेगा और कह देगा ऐसा हुआ। जुडिशल कमीशन के बजाय एक प्रॉप कमीशन बनना चाहिए जिसके अंदर फायर फाइटिंग के एक्सपर्ट्स होने चाहिए। वो बताएंगे कि आग किस किस्म की थी, कितनी देर में आई, फायर फाइटर्स ने क्या किया और बाकी क्या करना चाहिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने एक बड़ा जामे किस्म का एक पूरे इस वाक़े को एक कूज़े में बंद कर दिया और वो तमाम हकीकतें और वो तमाम जो जज्बियात थी वो भी आपने सामने रख दी कि कहाँ कहाँ लैक हुआ और कैसे हुआ। मगर सवाल सिर्फ यहाँ पे ये आ रहा है कि आपने ख़ुद कहा कि 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी है। ये तो एक छोटा सा एक तरह का ट्रेलर ही कहेंगे हम, जैसे हमने तबाही और बर्बादी का ट्रेलर देखा हमने यहाँ पर। तो जो हमारे जो इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, कराची एक हाई राइज का शहर है, एक कंक्रीट का जंगल कहलाता है, तो यहाँ पर फायर ऑडिट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं करते? वो कौन लोग हैं कि जिनको इंसानी जानों की कोई अहमियत का कोई एहसास ही नहीं है? तो कम से कम साल में नहीं तो 2 साल में फायर ऑडिट करा लें, मालूम कर लें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। आपके लिए 10, 15, 50 फायर बम लेना और जो जिससे वो फोम जिससे जो फटते हैं तो फोम फैलता है और उसकी वजह से भी जो है तकरीबन 80% वो काबू पा लेते हैं, तो वो भी कहीं नज़र नहीं आए ऐसे कुछ। तो ये मतलब इदारे क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ ना। यहाँ पे फॉर्म की ज़रूरत थी, हाइड्रेंट बंद था, पानी नहीं था, बाद में पानी आया, वो आके खाली खड़े हो गए। यहाँ सारा मसला ये आ रहा है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कहीं पे कोई आग लग जाए तो हम क्या करेंगे। हमारे पास रेस्क्यू इस चीज़ का नाम है कि हम बाद में लाशें निकाल लें। फायर फाइटिंग इस चीज़ का नाम है 5 दिन में आग खुद ही बुझ जाए, बस। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। मैं यही सवाल उठा रहा हूँ कि आपने कहा ना कि इंसानी जानों की अहमियत नहीं है। नीपा पे वो रेड लाइन की लाइन पड़ रही है, सीवरेज खुला हुआ था, बच्चा गिर गया, मर गया, उसके बाद उन्होंने उसको बनाया ना। ये काम तो पहले करना चाहिए था ना। ये उसमें शामिल है, प्रोजेक्ट में, इसके पैसे हैं। सिर्फ क्या था, प्रायोरिटी की बात है, पैसे पहले खाने की बात है। कराची हो या सिंध हो, हम इस वक्त एक सिस्टम के अंडर में चल रहे हैं जिसका काम है सिर्फ लोगों से पैसे वसूल करना और हाई हिरार्की को पहुंचा देना उसका हिस्सा, बस, और कोई काम नहीं इसके अलावा। फायर ऑडिट आपने भी कहा, मैंने भी कहा। यहाँ पर हमारे पास उसूलन प्रॉब जो है ना, गुल प्लाजा से ज़्यादा ये होना चाहिए ना कि फायर फाइटर्स को फायर फाइटिंग आती भी है कि नहीं आती, उनकी ड्रिल्स कितनी हुई हैं। हर जगह ड्रिल होती है, सिविल एविएशन अथॉरिटी ड्रिल करती है, नेवी ड्रिल करती है, सब ड्रिल करते हैं, जो बड़े सब कर देते हैं। तो हमारे कराची का जो इतना बड़ा इदारा है, तो ये क्यों नहीं ड्रिल करता, कहाँ है? तो आपकी बात तो सही है कि बिल्कुल एक सिस्टम तो है यहाँ पर, और सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जो बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं वो भी अब तक उसको ब्रेक नहीं कर पाए हैं। और वो कहीं ना कहीं एक के ऊपर रख के दूसरे पे रख के ख़ुद को हाइड कर लेते हैं, और जो छोटे निचले दर्जे के लोग हैं उनको जो है वो कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। और ख़ुद उनके जो अब ये जैसे कराची अभी आग लगी है, इसमें जो पैसे जो होंगे, अब पता नहीं इसकी क्या क्राइटेरिया बनाया जा रहा है कि जो मुस्तहिकीन हैं वाकई, जिनके लॉस हुए हैं जानों के या माल के, क्या उनको वाकई वो सब कुछ दिया जाएगा? हमने माजी में भी देखा है, बड़े बड़े वादे हुए हैं, बड़े बड़े दावे हुए हैं, मगर आज भी वो बेचारे परेशान हाल हैं लोग, और ऐसे ही फिर रहे हैं, अभी तक भी दादरसी नहीं हो सकी। तो ये मैकेनिज़्म और ये सिस्टम
आप क्या समझते हैं कि ये आइंदा भी इन चीज़ों को रोक सकेगा, या ये लोग जो कि इस वक्त बहुत ही मफलूकुल हाल हो चुके हैं, जिनकी जमाशुदा पूंजी और प्लस जानें भी ज़ाय हो चुकी हैं, तो उनको कैसे कंपनसेट करेंगे? कुछ नहीं होगा खुर्शीद, ये सिर्फ जो है ना मामला जो है रफ्त गश्त किया जाएगा किसी तरह से। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत मशहूर केस था बल्दिया फैक्ट्री की आग। जी जी। आग लगी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जिस जर्मन कंपनी से उनका मायदा था उसने खासी, मुझे अभी इसको याद नहीं आ रही, देखेंगे तो मिल जाएगी, बहुत हैवी मनी भेजी उसके लिए तलाफ़ी के तौर पर कि हाँ हमारी गलती थी, हम इस तरह से हमने हमारे फ्रेंचाइज था सही काम नहीं कर रहा था। उन्होंने मान लिया, हमने नहीं माना। वो रकम आज तक सिंध हुकूमत दबा कर बैठी हुई है। 1 रुपया उसने उनके मुतासरीन को नहीं दिया। वो पैसे का मतलब जो अमीन एधी साहब को भी बनाया गया, बाकी लोगों को भी बनाया गया, सब बैठ के सूद खाते रहे, आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया। ये वो पैसा है जो बाहर से आया है, हुकूमत ने खुद नहीं दिया। जब ये वो पैसा रख के बैठे रहते हैं और नहीं देते हैं तो ये अपने पास से क्या देंगे? पैसा निकलेगा, बजट में एलोकेट होगा, कहीं गायब हो जाएगा बीच में से, कुछ नहीं होना। तो फिर ये तो मतलब अभी मैंने जैसे इन्होंने अभी कमिश्नर ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो जारी की है उसको पढ़ के सिवाय ये हुआ कि जो पेट थोड़ा हल्का हो गया हंस हंस के, कि मतलब ये क्या मजाक है कि एक बच्चे ने तीली दिखा दी, लाइटर दिखा दिया और आनन फानन पूरा प्लाजा जल के खाकस्तर हो गया। और वहाँ पे उन्होंने कहीं भी अपनी किसी नाअहली का कोई जिक्र नहीं किया, हर एक ने दूसरे को बचाने की कोशिश की। अब इधर मेयर साहब हैं, उधर दूसरी पार्टियां हैं, हर पार्टी जो है वो एक दूसरे पर डाल रही है। वो कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान के वक्त ये था, तो वो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान से पहले ये था। कुछ कहते हैं कि अभी ऐसा हुआ है, कुछ कहते हैं नहीं इन्होंने 1 मंजिल बढ़ा दी, वो कहते हैं नहीं इन्होंने 3 मंजिलें बढ़ा दी। ये ब्लेम गेम से कोई लोगों के तो मसले हल नहीं होंगे ना। लोग जो इस वक्त अब ईद सर पर है, कारोबार ख़त्म हो चुका है, उनके घरों में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और आप बैठ के चैनलों पे और सोशल मीडिया पे तमाशे लगा रहे हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम दे के फिर बाहर आके एक दूसरे से गले मिल के कहते हैं कि हाँ भाई कैसा किया, सही है ना। वो कहता है हाँ डन, वेल डन, कल मेरा नंबर है, फिर वो कल अपनी पॉइंट स्कोरिंग करता है। तो इनका क्या होगा, इन लोगों का जो मुतासिरीन हैं, जो आपने भी कई दफ़ा ये बात की, इनका कोई दादरसी होगी, कोई इनका कोई नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि कम्युनिटी बेसिस पे लोग इनकी इमदाद करेंगे, इनकी अपनी कम्युनिटी या मैं और आप जैसे लोग, कोई फंड रेजिंग होगी उसके अंदर हम इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और वो चूँकि वो लोग इनके लिए कर रहे होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो इनके लिए कर देंगे बस। इसके अलावा हमारे यहाँ तो मैं बताया ना, बल्दिया टाउन हमारे आ गए, उनके मुतासरीन में से कई लोग तो मर भी चुके, बिल्कुल मर गए। वो तो बेचारे हैंड टू माउथ लोग, इनके पास तो फिर भी कुछ बैकअप होगा, ये इनके रिश्तेदार अच्छे होंगे, वो तो रोज़ की रोटी खाने वाले लोग थे, नहीं दिया। हाँ, उनको कुछ नहीं दिया। मैं आपको, और सब भूल भी गए। बल्दिया टाउन का पैसा आके पड़ा हुआ है, क्यों नहीं दे रहे? वजह, कोई वजह नहीं है। हो सकता है उस पर अच्छा खासा सूद मिल रहा, यही एग्जैक्टली यही है। आप ये देखिए जितने भी लिक्विडेटर बैठते हैं, चाहे वो हमारे उसमें रहे हो, समझ दादा भाई में, चाहे जितने भी रहे हो, आज तक वो पैसा दबा के बैठे हुए हैं। लिक्विडेटर्स उसके पास सूद खा रहे हैं, कर रहे हैं। उनकी जो गाड़ियाँ थी वो अय्याशी करते रहे, ख़त्म हो गई, मुतासिर को कुछ नहीं मिला। तो बात वही है। देखिए अब ये लाहौर में एक वाक़या हुआ, एक माँ अपनी बच्ची के साथ गटर में गिर गई। वहाँ पर बाकायदा वहाँ के वज़ीर आला ने एक अवामी अदालत लगाई और वो पूरी हरारकी, जी वो टॉप टू बॉटम जो इसमें इन्वॉल्व थी सबको फारिग कर दिया। ना सिर्फ फारिग कर दिया बल्कि उस ठेकेदार पे वहाँ पर जुर्माना भी लगाया गया 1 करोड़ का, कि वो जेल तो जाएगा ही जाएगा वो, मगर जो मरने वाले हैं उनके लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा मुआवजा, और फौरी दिया जाएगा। एग्जैक्टली सेम केस हमारे पास भी तो हुआ था ना, वो नीपा पे रेड लाइन का, सेम बिल्कुल सेम था। हमारे क्या हुआ, किसी के ऊपर यूँ गुस्से यूँ गर्द भी नहीं झाड़ी, कुछ नहीं हुआ, सब उसी तरह मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। जिस मासूम बच्चे को जाना था चला गया, उसकी माँ साइको हो गई, बाप साइको हो गई। हमारे यहाँ कुछ नहीं। हम सिंध में रहते हैं और कहते हैं यहाँ पे जंगल का कानून है। मैं कहता हूँ ये जंगल का भी कानून नहीं है। जंगल में हर शख्स को अपने दिफा का भरपूर हक हासिल होता है। यहाँ कानून आपके हाथ बांध देता है। वही मुजरिम आज़ाद हैं,
और संगो खर्च मुकीद है। नहीं तो कहीं तो जाके किसी को तो जो है ना इसका जिम्मेदार ठहराना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, ये 80 से ज़ायद जानों का वाक़या है, अरबों रुपए के माल और कारोबार की तबाही का मामला है। किसी को तो हमें इसका कसूरवार ठहराना होगा, किसी के ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई करनी होगी, कोई तो ऐसा रीज़न बनाना होगा हमें कि जिससे जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनको इंसाफ मिले, उनकी दादरसी हो। इंसाफ का है तो अब सारे दरवाजे बंद हो गए, ये बात सबको मालूम हो गई। अब मुल्कों में इनकलाब कैसे आते हैं, यही चीज़ें जमा हो रही होती हैं, फिर कुछ लोग आते हैं पीछे से इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, लोगों के दिल के जज्बात निकल आते हैं और फिर वो रिजीम चेंज होती है, बगावतें होती हैं, मुल्क आग और खून में खेले आता है, फिर हज़ारों जानें जाती हैं। इस वक्त हम एक ऐसे उस पर आ गए हैं कि हम लोगों को जो है इंसाफ नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसा फोरम कहीं पर नहीं है जहाँ से मैं जाऊँ और मुझे इंसाफ मिल सके। अब लोगों के दिल भर आए हैं, जब भी ये जेन ज़ी टाइप की चीज़ का जो है ना मौका मिलेगा, फिर यहाँ पे आप देखिएगा ये सब तहबाला हो जाएगा और इनकलाब आ जाएगा और लोग कहेंगे कि नहीं साहब ये तो गलत हो गया, ये फलां ईरान ने किया, ये अमेरिका ने कराया। ये इनको फ्यूल कौन मतलब दे ये कि ये अब ये मामला जो हम है फ्यूल दे रहे हैं उनको। मुल्क से बाहर निकल के जा अब रहा ये है। बाहर चला जाएगा और ये बाहर के इदारों पर उनके पर जो है देखिए जहाँ रिजीम कर दिया जाएगा। जहाँ रिजीम चेंज हुई है वहाँ देख लें यही हुआ है, चाहे वो मडगास्कर रहा हो, चाहे वो नेपाल रहा हो, चाहे बांग्लादेश रहा हो, हर जगह यही होता है। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, फिर लोग सड़क पर आ जाते हैं। फिर कितना भी ताकतवर हो गई, चाहे वर्दी में हो चाहे बगैर वर्दी में हो, चाहे तख्ते सुलेमानी पे बैठा हो, फिर सबको उखाड़ के फेंक मगर दिया। मसला यही तो आ रहा है, क्या आवाम के सामने कोई नहीं रुक सकता? मसला ये आ रहा है कि जैसे आपने जिंदगी की बात की, पूरी दुनिया में जहाँ भी जिंदी इनकलाब लेके आए, इवन आप अमेरिका ले लें, ये पाकिस्तान में आप एक पार्टी है वो भी जो है उसी को फॉलो कर रही है इस वक्त, जिंजीस को। मगर बड़े अजीब सी बात नहीं है कि उसके जितने भी सरबराह हैं सब ओवर 80 हैं, उनकी एज 80 से ज़्यादा है और वो उन जेनजीस को चला रहे हैं। तो बात, मगर फिर वही बात आ जाती है, हम मौजूद से ज़रूर हट गए हैं। क्या ये अब हमारे यहाँ जो जेनजीस हैं उनके जो लीडर हैं वो भी तकरीबन सब 80 से ऊपर के हैं, ठीक है ना? तो नहीं, सामने तो एक बच्चा ही होता है कोई, लेकिन बूमर्स हैं। नहीं, बूमर्स नहीं होते, वो तो पीछे होते हैं। हाँ। सामने जैसे उस पर देख लें ना, बांग्लादेश में नौजवानी है, मडगास्कर में भी नौजवानी लीड कर रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, मुजरिमों को बिला रंग व नस्ल के इम्तियाज़ के सज़ा नहीं देंगे, करप्शन पूरी दुनिया में होती है, ऐसा नहीं होता जो हमारे यहाँ हो रहा है। तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए एक खौफनाक हंगामा आराई के तसलसल के लिए, जिसके नतीजे में जो बैठे हुए हैं, जो अक्लो आखिर से आरी हो गए हैं, जिनको नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, फिर वो सब जाएंगे, फिर उनके ऐवानों में, उनके मोहल्लात में आग लगती है, फिर वो जलाई जाती है। इस तरह नेपाल में आग लगाई गई थी। अच्छा, ये एक और भी बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि ये किसी बहुत बड़े किसी गैंग का काम है जिन्होंने ताजरों को धमकियां वगैरह दी थी और उनसे जैसे वो भत्ते मांगे जाते थे। जैसे पहले बहुत हमारे यहाँ सिंध में एक बड़ा एक रिजीम चला था और बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया गया था, तो कुछ कड़ियाँ कहीं वहाँ जाके तो नहीं जुड़ती। देखिए, मरने वालों में अक्सरियत दुकानदारों की नीति है, दुकानदारों की अक्सरियत बाहर है। ये बहुत इत्मीनान से उनसे उसमें लेकर एतमाद में लेकर पूछा जा सकता है कि क्या वाकई आपके पास भत्ते की पर्चियाँ थी। अगर इसी तरह आई थी, सबको आई थी, तो फिर हम इस ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर सकते। मैं ये तो कह रहा हूँ कि अभी तक हम सिर्फ, जैसा कि आपने खुद बताया कि पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, हम प्रूव ही नहीं कर रहे कि असल वाक़या क्या हुआ, जड़ क्या हुई। ये दो बातें हैं अलग अलग। पहली एक प्रोब कमेटी ये होनी चाहिए, आग क्यों लगी, कैसे लगी। दूसरी प्रोब कमेटी हमारे पास ये होनी चाहिए कि आग वक्त पे सही तरह से बुझाई क्यों नहीं गई। इन दोनों में ही हमारी शहर की बका है। अगर हम ये देख लें कि आग क्यों लगी या लगाई गई और हम उन मुजिमों को पकड़ लें, हम अगली आग लगने से बच सकते हैं। अगर हम ये पकड़ लें कि आग को पे काबू क्यों नहीं पाया गया, तो जो अगली आग लगेगी उस पर हम बर वक्त काबू पा लेंगे, फिर उसमें इतना जानी और माली नुकसान नहीं होगा। लेकिन अफसोस ये है कि हम इस जानिब जा ही नहीं रहे, हम इसके रूट कॉज ही नहीं तलाश कर रहे। तो ऐसा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
तो इसका मतलब तो ये है कि ये एक दफ़ा दूसरे जैसे माजी में होता रहा है, हम हर चीज़ जो है एक गर्द पड़ जाती है और वो जो एक रेड टेप आ जाता है और वो फाइल डंप हो जाती है। तो आप हमें तो जैसे ये आपने जो हमें जो इसका जो बैकग्राउंड बताया है और जो कुछ आप बता रहे हैं हमें, हम तो इस ये बड़ी मायूसी पैदा करेगी हमारे अंदर कि भाई ये क्या मतलब ये जाने जाए ख़त्म, और फिर हम किसी और वाक़े का इंतज़ार करें फिर एग्जैक्टली ताकि यही उसको है। हम कंडेम करें। एग्जैक्टली यही है। मैं अब फिर बल्दिया फैक्ट्री का हवाला दूं, वो तो आग लगाई गई थी, साबितशुदा थी ना। क्या कर लिया हमने मुजरिमों को, जिस पे इल्ज़ाम लगाया उन सबको बरी कर दिया, या कुछ भाग गए या कुछ मर गए। किसी मुजरिम को सज़ा हुई वो आपको जेल में आज तक नज़र आया नहीं है। यही एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। इससे मायूसी फैल रही है, खुद मैं भी मायूस हो रहा हूँ और लोग भी मायूस हो रहे हैं। तो जनाब सूरत हाल अब आप ख़ुद देख लें कि कितनी तकलीफ़ दे है, और हर कराची के हर शहरी की आंख अखबार है। मैं बात काटूँ, जी जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मायूसी मुझे उन लोगों से हो रही है जो लोग हुकूमतें लाते हैं, हुकूमतें बिगाड़ते हैं, हुकूमतें बनाते हैं। ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो मुल्क की सलामती का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो लोग, मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत उन्हीं लोगों से जो किंग मेकर्स हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले जो 70-75 साल की हमारी जो दास्तान है वो ऐसे ही दर्दनाक और तकलीफ़ दे वाक़यात पर मुहित है। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक सवालिया निशान है जो इस वक्त इंतज़ामिया पर है और इस इंतज़ामी ढांचे पर है कि क्या इसका एहतसाब होगा, क्या कोई इसका जवाबदेह होगा, क्या किसी को सज़ा मिलेगी, क्या यहाँ पर भी पंजाब की तरह से कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि जो मुजरमान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिले। हमारे आज के मेहमान जनाब मसूद अनवर साहब का मैं बहुत बहुत अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए और हमें असल हकीकतें बताईं, जो शायद बताते हुए ये बातें लोग शायद डर रहे हैं या किसी और रीज़न भी हो सकते हैं। 10,000 रीज़न हैं। कोई कहता है जी कि पीका ना लग जाए, कोई कहता है कि ये ना हो जाए। बहरहाल अब जो भी करना है, मगर सच तो किसी ने बोलना है। तो आज हमारे सामने बड़े चश्म कुशाब इंकशाफात किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अनवर साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और नाज़रीन, आखिर में फिर वही आपसे एक मेरा जो हमेशा रहता है एक दरख्वास्त जिसे कहता हूँ मैं, कि हमारे इस प्रोग्राम को देखिएगा भी ज़रूर, लाइक भी कीजिएगा और मुमकिन हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका मेज़बान खुर्शीद अली शेख अपने प्रोग्राम पस पर्दा से अब इजाज़त चाहने से पहले ये भी एक आपसे माज़रत करना चाहता है कि एक बहुत लंबा तवील अरसा रहा कि आपसे मुलाकात का सिलसिला ख़त्म हो गया था और आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइशों पर हम इस सिलसिले को अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी नई स्टोरी के साथ। बहुत शुक्रिया।